नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट और आज हम उनसे मिलाने वाले हैं और बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है। वो एक हाउसवाइफ भी हैं, एक मॉडल भी हैं, तो आपको बहुत सारी लाइफ की टिप्स मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। हेलो संदीप, सभी को नमस्कार। रंजना सिंह का। तो पहली बात, क्योंकि ये वीडियो यूथ भी देखता है और जो औरतें हैं वो भी देखती हैं, पहला सवाल यही है कि शादी के बाद ना लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, बट आपने क्या देखा है कि शादी के पहले आपकी क्या लाइफ थी और शादी के बाद क्या लाइफ, कितना बदलाव आता है? संदीप, कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल सही है कि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं जी। बट कुछ डिपेंड उस लेडीज पे भी करता है कि वो कितना चेंज होती है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है उसके पेरेंट्स उससे बहुत दूर हो जाते हैं और नई फैमिली उससे अटैच होती है। लेकिन उस फैमिली में कितने लोग जो होते हैं जो उसे अपनाते हैं और किस तरह से वो उस फैमिली को अपनाती है, इस पे डिपेंड करता है। अपने बिहेवियर पे डिपेंड करता है, सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और जहां तक को मेरी शादी की बात थी तो मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से और बहुत बड़ी फैमिली से हूँ। जहाँ पे अगर आज देखा जाए तो मेरी फैमिली में करीब 54 मेंबर्स हैं, जहाँ से मेरे मायके में और मेरे ससुराल में भी मतलब काफी हद तक है, यहाँ पे भी 30 के आसपास यहाँ पे भी है। और जो मेरा रिलेशन है उनसे वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्रेंडली है। और जहां तक मैंने देखा है कि मैं वहां आने के बाद मैंने बहुत कुछ चेंज किया है और इनको और हमारे बीच जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर लेडीज को ये सोचना चाहिए कि मैं छोड़ के आई हूँ कहीं पे, तो कहीं पे मुझे कुछ नया मिल रहा है, उसे अपनाना चाहिए। यानी कि वो जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। यस। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप में क्राइसिस है, यानी रिश्ते टूट रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है लड़कियों की या औरतों की, वो अलग होती हैं। यानी कि वो एक अलग माहौल से आती हैं और यहाँ पे आके उनका एक अलग माहौल होता है। तो इसका बैलेंस कैसे बना के रखें, क्योंकि आप की जो हैप्पी लाइफ है, सिंपल सी बात है कि हर लड़की यही चाहती है कि हम जिस घर में जा रहे हैं वहां पर हम अच्छे से रहें। तो बैलेंस कैसे बिठा के रखें कि आपके जो ससुराल वाले हैं और फिर आप उस घर से आए हैं जहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट था, तो वो कैसे बैलेंस बना के रखें? हाँ, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक बहू और एक बेटी, ये दोनों जो बोली जाती है चीजें कि नहीं हम बहू नहीं बेटी लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये भी कहीं ना कहीं तक मैं मानती हूँ, क्योंकि एक जो बेटी होती है उसमें घर का माहौल बहुत अलग रहता है। वो कैसे भी रह सकती है। कहते हैं कि माँ जो होती है अपनी हर गलतियों को छुपा भी लेती है, माफ भी कर देती है। लेकिन सासू का मतलब होता है कि थोड़ा शासन, क्योंकि उसे आप अपने मायके में नहीं हो कि आप उछल कूद करोगे या कुछ भी करोगे। तो वहां पे कुछ लोग आपके भी हैं, कुछ पर्सन है जिनको आपकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको प्यार दुलार देंगे, लेकिन हर जगह आप ऐसे नहीं रह सकते हैं। तो सासू का मतलब थोड़ा सा शासन है। कुछ चीजें जो है उनके हिसाब से भी होनी चाहिए और कुछ चीजें हमारे हिसाब से भी होनी चाहिए। तो ससुराल में ऐसे आप बैलेंस करके चलेंगे अपनी फैमिली को कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप शुरू से ही उस चीज को इग्नोर करोगे, उनको इग्नोर करोगे, तो मिलेगा। और रही बात कि आपको बैलेंस कैसे बैठाना है कि आप बाहर भी काम कर सको और घर में भी, तो ये आपको अपनी जो बातें हैं उनसे शेयर करनी चाहिए। और उनको भी ऐसा होना चाहिए ससुराल में भी कि थोड़ा सा आपको समझे। थोड़ा टाइम लगता है अपने को एडजस्ट होने में, पर मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, फैमिली भी पढ़ी लिखी है और बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एडजस्ट करने में इतना नहीं होना चाहिए। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मैनेज कर लेते हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, अब बात आती है, लास्ट ईयर आपने मिसेस मध्य प्रदेश सेकंड रनर अप का जो टाइटल जीता है, उसके साथ में एक सब टाइटल जीता है मिसेस ग्लैमरस, है ना? तो आप जब मॉडलिंग के लिए गए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, या आपने कहाँ से ऐड देखा, ये आपको फर्स्ट टाइम था, इससे पहले आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली संदीप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि आपने थैंक फॉर ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। जितनी भी हाउस वाइफ हैं और जो जॉब भी कर रही हैं, अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो मेरे इस आंसर से उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। हाँ, तो एक्चुअली मैं तो एक हाउसवाइफ भी हूँ प्लस एक ब्यूटिशियन भी हूँ, है ना?
तो मैं एक पार्लर भी चलाती हूँ, मेरा अच्छा खासा चलता है ना। और मेरी थोड़ी पहचान भी यहाँ पे थी रतलाम में। और प्लस जो ग्लैमरस की बात है, ये तो मुझे बचपन से ही है। तो ये अवार्ड तो मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं शुरू से ही ग्लैमरस हूँ। मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना और बहुत पसंद है। और दूसरों को भी मैं एडवाइस देती हूँ कि अपनी जो आपकी जर्नी है, जो वुमेन की जर्नी जो रहती है, उसमें आप हमेशा टिप टॉप रहिए, ताकि आपको कोई ये जज नहीं कर पाए कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। क्योंकि आपके बात करने से और रहने सहने से ही पता चल जाता है कि सामने वाला की पर्सनालिटी क्या है, कैसी पर्सनालिटी। और जैसे आपकी बात रही कि मैं इस फील्ड में कैसे गई, तो एक कहानी सुनाऊंगी, मेरी बेटी के थ्रू सुनाऊंगी मैं। बेटी के बारे में बताऊंगी मैं। मेरी बेटी जो है वो 17 साल की है। उसने, मैं और वो पढ़ाई कर रही थी मेरे ही मोबाइल से, और उसने एड देखा था मिसेस मध्य प्रदेश का। तो मेरी डॉटर जो है उसने बोला कि मम्मा आप कभी ट्राई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे दिखते हो और आपके बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, मेरा पार्लर है वो चला रही हूँ, फैमिली देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को बोली कि नहीं, इग्नोर करना चाहती थी। बट उसने मुझे बहुत पुश किया इस चीज के लिए, और उसने मेरे को बोला कि मम्मा एक बार कोशिश तो करो। फिर भी मैंने मना कर दिया, और उसने अपनी पॉकेट मनी से मिसेस मध्य प्रदेश का फॉर्म भर दिया। और उसके बाद उसने मुझे 3-4 दिन बताया, जब मैं वहां सेलेक्ट हो गई थी और मेरा इंटरव्यू होने वाला था। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी इंटरव्यू तब आपको देना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने उसे थोड़ा डांटा, फिर उसने मुझे एग्री किया, और फिर मेरा फरा मैम एंड मनीषा मैम ने मेरा जो है इंटरव्यू लिया। तो मेरा ऑडिशन हुआ और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं जो बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रही थी, और एक नई चीज करने की मेरे अंदर उत्साह भी थी। फिर उसके बाद मैंने आके, जो मेरा हुआ सिलेक्शन, तो मैंने अपने हस्बैंड को और अपने सासू माँ को बताया। तब कि मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हुई और मेरे हस्बैंड भी खुश हुए। बट कहीं ना कहीं उनको लगता था कि इस फील्ड में जाना सही है कि नहीं है, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो रहे थे। बट मैंने उनको कन्विंस कर लिया, फरा मैम से बात कराया, और उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे से कन्विंस किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। और हालांकि स्ट्रगल भी मेरा बहुत था, मुझे नहीं पता था ग्रूमिंग सेशन में क्या पहनना है, कैसे जाना है। पर इसमें मेरी डॉटर, हम दोनों ने 3 महीने की मार्केटिंग जो करी है बिल्कुल देखा ही नहीं कि क्या है, समय हो रहा है। और हमने ढूंढा ड्रेसेस, ज्वेलरी, और वहां पे गई। फर्स्ट दिन ग्रूमिंग क्लासेस में मैं थोड़ी सी नर्वस थी संदीप। उसके बाद सेकेंड डे तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था, और मैं बिल्कुल टिप टॉप बन के वहां गई थी, बिल्कुल अच्छी। और वहां पे जो मैम लोग थी वो बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को भी इस फील्ड में जाना है, खास करके फरा अनवर में जाना है, तो उसमें मैं बहुत हेल्प करूंगी, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ऊंचा है। वहां पे आप बहुत सेफ हैं और बहुत अच्छी जगह है। प्लस वहां पे जो कॉन्फिडेंस आया मुझे, अपेक्षा मैम जो थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्लस सिमरन मैम जो थी उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑल ऑफ बहुत अच्छे थे, बट इन लोगों ने खास सपोर्ट किया मुझे मेरे इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में। और फिर उसके बाद जो आती है मेन दिन आता है, उस दिन फिनाले था। और फिनाले के दिन नर्वस तो सब लोग थे, जितने हम थे सभी बहुत नर्वस थे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि ठीक है, मैंने जो जर्नी बिताई है जो 4 दिन की, ये मेरी लाइफ की सबसे सबसे खूबसूरत जर्नी थी। वहां मैं जीतती हूँ कि हारती हूँ, ये उस वहां पे जाके मेरे लिए मायने नहीं था। बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो था एक कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मेरा रैंक लगने वाला है। और लास्ट में मैं जब सेकंड रनअप का सबसे पहले मेरा ही नाम लिया था, सो टचवुड मैंने भगवान को धन्यवाद किया और सब लोगों को। और मुझे लगा कि जो मैंने एक ट्रू वाली जो मेहनत किया था वो सामने रंग लाई थी। तो मैं बोलूंगी कभी अपनी लाइफ में जो है वो ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती थी। एज मायने नहीं रखती है, आपका रंग रूप कलर कुछ भी मायने नहीं रखता है। ओनली आपके अंदर कितने गुण हैं, आप कितनी चीजों में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कितने चीजों में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, ये आप पे मायने रखता है। मुझे लगता है इस जवाब से ना मैम बहुत सारी वुमेन्स को ना हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि मिथ होता है कि मॉडलिंग लाइन में जाना यानी कि वो लाइन अच्छी नहीं है, बहुत सारी मिथ पाल रखी है ना समाज में। और होता भी ऐसा है, ऐसा ही होता है। तो हाँ, इस इन्वायरमेंट की वजह से भी लोग जाने नहीं देते हैं। बट जैसे आपने बोला ना कि आपने उनको कन्विंस किया,
इंसान कन्विंस तब कर पाता है जब उनको ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट कभी तोड़े ना हो तो। तो आपके केस में शायद ऐसा हुआ है, और बहुत बार ऐसा करने की कोशिश भी लोग करते हैं। तो एक भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे, मना नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। तो इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं जी, कि जब लोग मॉडलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रूमिंग, फिर आता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। तो लोग खूबसूरती को आजकल बॉडी शेप से देखते हैं कि आप से गोरे हैं और आपकी हाइट अच्छी है। तो आपकी नजर में ब्यूटी का क्या मतलब? संदीप, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जिनका डस्की कलर है और कोई हेल्दी है और कोई ये सोचता है कि मैं छोटी हूँ हाइट में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए आप कि आप डस्की कलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे फर्स्ट तो एजुकेशन जो होता है ना, इन चीजों को बिल्कुल छांट देता है। उसके बाद होता है आपका नेचर। सबसे खूबसूरत होता है आपका नेचर, क्योंकि ब्यूटी जो होती है ना, पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता, मैं नहीं मानती कि पर्सनालिटी का मतलब आपका फिगर होता है, होता नहीं। पर्सनालिटी का मतलब आपके उठने बैठने बातचीत करने का तरीका, सामने वाले को किस तरह से हैंडल करते हो वो तरीका, कन्विंस करने का तरीका, आपकी खूबसूरती इस पे डिपेंड करती है, ना कि आपके कलर पे, आपके हाइट पे, इस पे नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहां से मैं गई थी वहां तो मैंने देखा ही नहीं कि इन चीजों का कोई भी मायना है। वहां पे केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा गया। तो किसी भी हद तक आप ये मत सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना के रखिए, तो आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपके लिए बहुत काम आता है। ना कि अगर आप ये सोच लेते हो कि नहीं यार, मैं सांवली हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मैं यहाँ कैसे जाऊंगी, कैसे सफर करूंगी, ये मत सोचिए। अगर कहते हैं ना कि आपने किसी चीज को, अगर आपने मान लिया कि नहीं, मुझे ठान लिया, मुझे करना है, तो जब करने के लिए आप जाते हो तो सारी चीजों को साइड रख दीजिए और उसके बाद उसमें घुसिए कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। जैसा कि मैंने किया और मैंने किया। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपकी फैमिली का कभी सपोर्ट होता है, कभी कभी सपोर्ट कम भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हर जगह अपने हस्बैंड का सपोर्ट मांगा कि नहीं आप यहाँ भी चलिए वहां भी चलिए, ऐसा नहीं है। मैंने अलग अलग जगह मैंने अपने हिसाब से ही हैंडल किया था। हाँ, जब मुझे लगा कि अब जैसे मुझे भोपाल जाना था, जब तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां मुझे आपकी जरूरत है। बाकी यहाँ रतलाम में जितना भी सब कुछ जो मेरे से बन पड़ता था वो मैंने अकेले ही किया है। तो आप भी जरूर कोशिश करिए कि कहीं ऐसी जगह पे आप जाइए और अपना नाम करिए। मैं तो बहुत ही शानदार आंसर है कि आपको अपने बॉडी शेप से जज नहीं करना है। एक दो तरह की ब्यूटी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। लोग बात क्या करते हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं मतलब वो ब्यूटी है। एक इंटरनल जो आपने एग्जांपल दिया ना कि आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं बात करूं कि हम लोग जीते थे, जैसे उस टाइम मुझे याद है कि मैं भी सेकंड रनर अप था और आप भी थे। तो जब आपसे सवाल पूछा है, मतलब इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लोग थे, तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर में तो टॉप 10 ही थे। तो जब आपका इंट्रोडक्शन राउंड हुआ तो उसमें आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत अलग तरीके से दिया था। यानी कि सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि सिर्फ अपना नाम बता देना चाहिए। तो आप यहाँ एक बार बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। ओके। एक्चुअली वहां पे इंट्रोडक्शन का लेवल बहुत अलग रहता है संदीप, क्योंकि हमको भी, जो हम गए थे तो हमको भी लगता था, हम भी कुछ इस टाइप का इंट्रोडक्शन ही सोच रहे थे कि बस फैमिली के बारे में बताना है, अपने बारे में बना, बच्चे के बारे में नहीं। आपको ऐसा बताना है कि आपकी लेवल क्या है, किस लेवल के हो आप, वहां खड़े हो, मतलब वहां पे आपके क्या अचीवमेंट है आपके पास, कि आप, और उसको बहुत छोटी चीज में और बहुत सुंदर लाइनों में आपको बताना पड़ेगा ताकि सबको याद रह जाए। इतने लोगों में आपका इंट्रोडक्शन याद रहे, इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। तो संदीप, मैं अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगी। खूबसूरती से नाता एक आर्टिस्ट बनकर निभाया है मैंने। खूबसूरती से नाता एक आर्टिस्ट बनकर निभाया है मैंने। खूबसूरती को खुद के ही अंदर पाया है मैंने। आत्मविश्वास को जगाना आसान नहीं होता। पति, बच्चे और परिवार और बिजनेस को चलाना कोई आम नहीं होता। हजारों फूल लगते हैं एक माला को बनाने में। हजारों फूल लगते हैं एक माला को बनाने में। हजारों दीप लगते हैं एक आरती को सजाने में। मगर
एक रंजना सिंह ही काफी है रतलाम का नाम जगाने के लिए। क्या बात है, बहुत शानदार। तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा ही था संदीप। अब इसमें आप देखिए कि आपका नाम भी आ गया, आपने अपने शहर का नाम भी ले लिया, साथ में आपने सारे काम भी बता दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी कि बच्चों का, घर परिवार का, बिजनेस का, सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। तो इंटरेस्टिंग हो गया और उसको राइमिंग में बता दिया आपने, तो ये अलग है थोड़ा सा। हाँ, मैं भी लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आप इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा ही लिखें। और भी अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन थे, जो विनर थे उनके और भी इंग्लिश में, मैंने हिंदी में दिया था, बहुत लोगों ने इंग्लिश में भी दिया था, उनके भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे थे। बट मुझे मेरा इंट्रोडक्शन खुद को भी बहुत पसंद आया था। पहले आपको खुद को पसंद आना चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद दूसरों को। और मेन चीज यही ना मैम कि आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं वही बोले। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे आप, तो कॉन्फिडेंस वही आता है ना जिस चीज में हम कंफर्टेबल हैं। और वहां पर हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं है कि आप इंग्लिश में दोगे तो ही सिलेक्ट होगे। मैंने भी हिंदी में दिया था, आपने भी हिंदी में दिया था, तो जरूरी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हैं कि रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट होती है, तो जो यंग जनरेशन है, खासतौर से आपकी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी हैप्पी लाइफ चल रही है, आपके बच्चे भी हैं और आप ससुराल में एक अच्छा बैलेंस करके चल रहे हो, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको अपने एक पार्टनर में क्या 2-4 क्वालिटी कॉमन देखनी चाहिए जिसके बेस पे वो जज कर सकें कि हाँ ये मेरा फ्यूचर पार्टनर हो सकता है? एक्चुअली संदीप, आजकल की जनरेशन या पहले की जनरेशन, ज्यादा मैं अंतर नहीं समझती हूँ। आजकल की जनरेशन को चेंज करने वाला जो है ना, वो है मोबाइल, है ना। सबसे मैं जो कि कड़वाहट का सबसे मेन रीजन आजकल मोबाइल को मैं मानती हूँ। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज करें तो सिर्फ अच्छी चीजें हैं, पर जरूरी नहीं है कि सब अच्छे से यूज करते हैं। तो कुछ रीजन तो मैं इसको मोबाइल को दूंगी। दूसरा रीजन मैं दे दूं कि दूसरे को समय देना और समझना। आजकल क्या है, समय जो है नहीं किसी के पास। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों जॉब करते हैं, शाम को आने के बाद दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। और उसके बाद क्या है, खाना खाया और उसके बाद दोनों के हाथ में मोबाइल, दोनों क्या, पूरी फैमिली के हाथ में मोबाइल। अक्सर मैंने देखा, अगर मेरा माना जाए तो मुझे लगता है कि मोबाइल बाहर तक यूज हो। अगर आपको बहुत काम लगता है तो आप मोबाइल, बहुत जरूरी फोन है, जरूरी मैसेज करना है आपको, तो आप उसको यूज करिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि सबके घर के दरवाजे के सामने एक टोकरी होनी चाहिए जिसमें दरवाजे से एंट्री और मोबाइल उसमें डाल दे। सबसे फर्स्ट चीज तो मैं इसको एग्री करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कुछ चेंज करना होता ना, तो मैं ये चेंज कर देती कि घर में मोबाइल अलाउ नहीं है ना। लेकिन वो भी जरूरी है, तो मैं इसको मानूंगी कि जब भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेजेस है कुछ, उनको आप रिसीव कर लो, फिर वापस उसमें डाल दो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को भी हम पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं, और हस्बैंड वाइफ आपस में भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और पहले जो था वो घर में टाइम ही टाइम रहता था लोगों को, तो इसलिए मैं इसका रीजन थोड़ा मानती हूँ। दूसरा कि हम पार्टनर जब चुनते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बुराइयां अपनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता है। कुछ बुराइयां हमारे अंदर तो कुछ उनके अंदर होती हैं। अगर उनकी कुछ बुराइयों में हम उनकी खुशी ढूंढ लेते हैं तो फिर जीवन आसान हो जाएगा। ये होता नहीं संदीप, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, केवल औरत के लिए ही नहीं, ये दोनों को ही मैनेज करना इक्वल। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं खाना यही बनाए, ऑफिस तो वो भी जा रही है ना, आप दोनों हैप्पी होकर किचन में क्यों नहीं खड़े होते हैं? आपको टाइम भी मिलेगा अगर आप दोनों साथ में किचन में रहोगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, कभी कभी मेरे हस्बैंड संडे के दिन, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि संडे के दिन अक्सर करके मेरे हस्बैंड कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो कि मुझे पसंद है। तो ये मैं सारे हस्बैंड से बोलूंगी कि क्या अगर मैं 6 डे वो बना रही है तो 7 डे आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं किचन में। हाँ, और मेरा तो बेटा है, मैंने उसको मतलब अभी मेरा बेटा 12 ईयर का है, लेकिन मैंने उसको बहुत सी चीजें सिखा दी है, कुकिंग करना। हाँ, मतलब अच्छी चीजें, जैसे मतलब ये अगर पास्ता, व्हाइट पास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरा बेटा बहुत टेस्टी बनाता है। तो उसको मतलब इंटरेस्ट है ना। और कभी अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी बेटी हेल्प कर देती है, जो कि जेई की तैयारी कर रही थी अभी। लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि पार्टनर में आप केवल अच्छाई मत ढूंढिए, थोड़ा एक्सेप्ट बुराइयां भी करिए, क्योंकि जीवन है और जीवन में कोई 100%
बहुत शानदार आंसर है मैम। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी बताया आपने। पहला कि समय देना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है हमारे बीच कम्युनिकेशन बना रहता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। दूसरा, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है कि घर पे है तो मोबाइल है, ऑफिस में है तो मोबाइल फोन है, यानी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन तब यूज करना है जब उसकी बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप अपने घर परिवार में ना तो अपने बच्चों से बात कर पाते हैं, ना अपने पार्टनर से बात कर पाते हैं। तो ये बताया आपने। दूसरा, एक दूसरे को समझना, दूसरे को टाइम कैसे दे सकते हैं कि हेल्प कराना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हेल्प कराना बहुत जरूरी है। कि आप जरूरी नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि खाना बनाना सिर्फ वाइफ का काम है। तो ये कभी कभी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे ना दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। बहुत जरूरी आपने टिप्स बताई हैं और इससे बहुत हेल्प होगी। एक और चीज मैम कि आज के समय में आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं, अब इनको संस्कारों की बात करी जाए जी, तो संस्कार वो मोबाइल फोन से ही ले रहे हैं। तो वो डिजिटल संस्कार हो गए। अब फिजिकली संस्कार तो उनको मिलते नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बाहर रह रहे हैं, आपके साथ तो नहीं है, तो उनको दादा दादी वाला प्यार नहीं मिल पाता है, या उनकी सीख नहीं मिल पाती है, या पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिल पाता है। बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? क्योंकि आज की जनरेशन आप देख रहे हो ना तो वो किसी की सुनते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है, और वो गेम्स भी खेलते हैं तो मोबाइल में खेलते हैं। जी जी। तो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, इस पर भी थोड़ा सा बात। जी एक्चुअली संदीप, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है। आजकल के बच्चे अग्रेसिव बहुत होते हैं। इसका सबसे फर्स्ट रीजन, फिर मैं एक बार मोबाइल पे जाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली हमने भी जब खाना खाया था तो हमारी मम्मी ने हमें चांद दिखाया था। हमने जब खाना खाया था हमारी मम्मी ने हमें चांद दिखाया था। आजकल की मम्मियां मोबाइल दिखाती हैं। एक्चुअली जो मैं ये बोल रही हूँ शायद मम्मी लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोबाइल को अपने लाइफ से थोड़ा कम करिए, क्योंकि बच्चों को आप टीवी और मोबाइल की जगह कुछ और दिखाते, कुछ कहानियां सुनाइए, आप मोटिवेशन कुछ कहानियां आपके थ्रू। बहुत सारी आपने आपकी दादी नानियों से कहानी सुना है, उसको कौन सुनाएगा? कुछ कहानियां आप उसको सुनाइए, उसको आदत डालिए, रात में सोते समय कहानियां सुनाइए, उसको आदत डालिए। मेरे घर में तो मेरे ससुर जी नहीं है, पर मेरी सासू माँ मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि मम्मी पापा कैसे दादी से बात करते हैं। वो हमारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने बड़ों को कैसे ट्रीट करते हैं। वो देखते हैं और उसके हिसाब से सीखते हैं। मुझे कि जैसे ऐसा नहीं है कि किसके परिवार में लोग जो मीठी कड़वी होती रहती है, पर अवॉइड करें कि बच्चों के सामने ना करें। कोशिश करें कि बच्चों के सामने ये चीज ना हो, कोशिश करें। उसके बाद है मोबाइल से बच्चों को छीने नहीं, उनके हाथों से छीने नहीं। अगर वो देख रहा है ना तो उसके हाथ से अपन छीनते हैं ना तो एकदम गुस्सा हो जाता है बच्चा। आपने इतने दिनों से उसको आदत में डाल रखा है कि मोबाइल दिखा के खाना खिलाना, मोबाइल दिखा के कुछ चीजें सिखाना, वो एकदम से तो नहीं जाएगी। हाँ, पर आप उसको छीनने की बजाय अगर वो देख रहा है तो साथ में आप भी वहां बैठ जाइए। अगर वो लेट के देख रहा है तो आप भी लेट जाइए और उसको प्यार से बोलिए, क्या देख रहा है बेटा, मैं भी देख रहा हूँ तेरे साथ, है ना। अगर ये धीरे धीरे आप जाओगे, फिर आधा घंटा आप उसके साथ देखो, उसके बाद बोलो बेटा मोबाइल बंद करके एक अच्छी कहानी सुनाओ। मैं तो यही करती हूँ। तो जब आप ये चीज करेंगे ना तो आपके जो बच्चे हैं वो जरूर बदलेंगे, और मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए। और मोबाइल जो है ये सबसे बड़ी जड़ हो गई है आजकल सबकी दूरियां बनाने का, तो इसको अपने लाइफ से थोड़ा सा स्किप करिए आप लोग। मेरा यही कहना है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि बहुत बार जो औरतें होती हैं उनकी शिकायत होती है कि शादी के बाद ना वो अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो ये वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखें, तो ये को जानना चाहिए। बिल्कुल संदीप, शादी का मतलब ये नहीं है कि अपनी फिटनेस को खराब कर लेना, अपनी बॉडी को खराब कर लेना। आप शादी के बाद भी बहुत खूबसूरत दिख सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको, जैसे सबको आप टाइम देते हो, पूरी फैमिली को आप टाइम देते हो दिन भर, तो 1 घंटे केवल आपको अपने आप के लिए निकालना है, जिसमें आप जॉगिंग कर सकते हो, योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। जो अपनी माइंड के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है वो मेडिटेशन है। तो इन सब चीजों को, और थोड़ा सा कुछ खाने पीने का ध्यान रख के, जो सबको खिलाते हो तो थोड़ा कुछ अपने से खाओ हेल्दी चीजें, और अपनी फिटनेस का आप ध्यान रखोगे, फेस का ध्यान रखो।
अक्सर ऐसा होता है कि अरे अब क्या सोचना, अब तो एज हो रही है तो स्किन पे ऐसा क्या लगाना या क्या करना, ऐसा मत सोचिए आप, क्योंकि एज जस्ट नंबर जो बोलते हैं कि, लेकिन अपने स्किन का ध्यान, अपने हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, किसी चीज को अवॉइड ना करें। और बस मेरा यही कहना है कि हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि नारी के लिए हेल्दी स्वस्थ अगर वो है तो उसका पूरा परिवार हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब एक हाउसवाइफ फिट रहती है, स्वस्थ रहती है, तो वो पूरे परिवार को खुशहाल रख सकती है जी। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले हैं, और यहाँ पर आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पर मैम ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी क्या है, वो है आपका माइंडसेट। तो आपने देखा कि मैम के हर एक सवाल में एक पॉजिटिविटी थी, तो उस पॉजिटिविटी को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच मैम ये पॉडकास्ट करने के लिए, और आई होप ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच संदीप।